हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अमित। स्वागत करता हूं आपका स्मार्ट कीड़ा यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं आप तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लगातार क्रिटिकल रीजनिंग के डिस्कस करते आ रहे थे। लगभग 10 पार्ट हम इसके कर चुके हैं। लेसन नंबर 42 इसका आखिरी लेक्चर था, जिसमें हमने IBPS PO मेंस के 2018 के कुछ सवाल देखे थे। काफ़ी लेंदी पैसेजेस थे उनमें, थ्रू आउट हमने देखा था। पैटर्न अगर आप देखें SBI PO मेंस का और IBPS PO मेंस का, तो दोनों में दोनों चीज़ें, एक चीज़ तो कंफर्म होती है कि SBI में बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे ध्यान दिया जाता है और IBPS PO में भी ऐसा ही कुछ है। हाँ, आज हम डिस्कस करेंगे RRB मेंस के कुछ सवाल, जो कि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड भी चेक करेंगे। यहाँ पर बहुत ज़्यादा लेंदी पैसेजेस नहीं होंगे, तो बहुत ज़्यादा हाई कॉन्सेप्ट्स की भी आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन जहाँ पर कम इन्फॉर्मेशन होती है, थोड़ा सा वहाँ हमें केयरफुल होना होता है, ये हमने देखा है। लेकिन अगर हमारी बेसिक नॉलेज क्लियर है, हम आर्ग्यूमेंट्स पहचानते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, जानते हैं उसको कैसे पहचाना जाता है, तो हमारे लिए बहुत मुश्किल नहीं होंगे। ये जो गैस वर्क करने वाली बात है, हम क्यों गैस वर्क करें जब हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल स्ट्रांग होगा। तो आज मैं फिर कुछ 5 क्वेश्चंस लेके आया हूँ। ये RRB मेंस स्केल 1 ऑफिसर के कुछ 2018 के क्वेश्चंस थे, जो रीजनिंग सेक्शन में आए थे, क्रिटिकल रीजनिंग के। उन्हीं को हम आज डिस्कस करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो ये रहा पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे। डायरेक्शंस पहले हम पढ़ेंगे, जैसे हमेशा हम करते हैं। इन दी ईच क्वेश्चन बिलो अ स्टेटमेंट इज गिवन फॉलोड बाय 3 कंक्लूजन्स नंबर्ड 1, 2 and 3. You have to assume everything in the statement to be true, then consider the 2 conclusions together and decide which of them logically follows beyond a reasonable doubt from the statement. अब 3 कंक्लूजन्स दिए होंगे स्टेटमेंट के बाद, और हमको सब ये जितने भी फैक्ट्स यहाँ जो इन्फॉर्मेशन दी है उन सबको ट्रू मान के चलना है, ठीक है। अब सबसे बड़ा इशू ये आता है, क्योंकि हमने अपने बेसिक कॉन्सेप्ट में क्लियरली ये पढ़ा है कि कंक्लूजन तो सिर्फ एक होता है और एक ही फॉलो होता है, ठीक है। और उसके लिए हम एक चीट कोड का इस्तेमाल करते हैं। यहां पर इन्होंने बोले 2 कंक्लूजन्स को टुगेदर आपको मान के चलना है, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूज करता है, एम्बिग्यूटी लाता है इस तरीके के सवाल, ठीक है। मेरे हिसाब से क्या बेसिक अप्रोच होनी चाहिए वो मैं आपके सामने रखूंगा। अगर आप इससे कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं तो प्लीज मुझे अपना एक अच्छे रीजन के साथ, ओपिनियन के साथ इसका आंसर जरूर दीजिएगा। अगर मेरी तरफ से आपको कोई कॉन्ट्रडिक्शन लगती है, एम्बिग्यूटी लगती है, तो प्लीज जरूर अप्रोच करिएगा, ठीक है। कमेंट्स के सेक्शन नीचे हमेशा ओपन रहते हैं, आप अपना कमेंट डाल सकते हैं और हम उसको रिप्लाई जरूर करेंगे। चलिए पहले स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट क्या पूछा गया है। मेक्सिकोज रूलिंग इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी PRI, यहाँ पर मेक्सिको की बात हो रही है, वहाँ की एक रूलिंग पार्टी की बात हो रही है। रूलिंग पार्टी है यानी कि इसका मतलब वो पावर में है वहाँ पर इस समय, उसका नाम है PRI, विच हैज डोमिनेटेड इट्स पॉलिटिक्स फॉर द बेटर पार्ट ऑफ अ सेंचुरी। सेंचुरी एक मतलब 100 साल की बात हो रही है, यानी 100 सालों से लगभग मैक्सिमम टाइम्स ये पॉलिटिक्स में रही है, थ्रू आउट डोमिनेट किया है उसने। इसका मतलब वो ज़्यादातर पावर में रही होगी, वहाँ के जो पॉलिटी है उसके अकॉर्डिंगली उसने वहाँ पर बहुत अच्छा रोल प्ले किया है थ्रू आउट। बट यहाँ पर एक साफ कॉमा लगा के एक बात बोल दी, सीम्स एट अ रिस्क ऑफ अ डिफीट इन दी जुलाई 1 इलेक्शन। अब जुलाई में जो इलेक्शन होने वाला है वहाँ पर वो हारती हुई नजर आ रही है। जब ऑथर इस तरीके का एक स्टेटमेंट दे रहा है तो इसका मतलब बैक ऑफ माइंड में बहुत सी चीज़ें हो चुकी होंगी। अब हम बायोलॉजिकली, इमोशनली बहुत सारी चीज़ें इन्फर कर सकते हैं। क्या ऐसे कारण हो सकते हैं कि एक वो पार्टी जो इतनी मजबूत रही है और बहुत ही साल, देखो आप 100 ईयर्स की लगभग बात हो रही है, लगभग 100 साल उन्होंने वहाँ पे रूल किया है, डोमिनेट किया है, और फिर भी कुछ ऐसे कारण हुए होंगे जिसकी वजह से इट इज गोइंग टू बी डिफीटेड इन द इलेक्शंस। लेकिन ये तो फिर एब्डक्टिव बात होगी, फ्यूचरिस्टिक बात होगी, ये बात हमें पता है। अब यहाँ पर जो कंक्लूजन्स क्या क्या फॉलो हो रहे हैं ये पूछा गया था, ठीक है। यहाँ पर पहला इन्होंने जो क्लियर बताया गया है स्टेटमेंट में, कंक्लूजन, द PRI हैज वन मोस्ट ऑफ द इलेक्शंस हेल्ड इन द मेक्सिको इन द लास्ट 100 ईयर्स। बहुत ही क्लियरली इन्फर हुआ, ये बहुत ही क्लियर इन्फर होता हुआ दिखा है हमें ये। जब आप बोल रहे हो डेकेड की बात, सॉरी सेंचुरी की बात आप बोल रहे हो, यानी कि लास्ट 100 ईयर्स में उसने डोमिनेट किया है, इसका मतलब उसने बहुत से इलेक्शंस जीते हैं, तो बहुत ही क्लियर इन्फर होता हुआ दिख रही है, सिंपल इन्फरेंस है, ठीक है। तो इसको मैं इन्फ्रेंस की श्रेणी में रखूं कि कंक्लूजन की श्रेणी में। यहां पर अब बेसिक कॉन्सेप्ट्स और प्रेजेंस ऑफ माइंड दोनों का इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको। मेरे हिसाब से कंक्लूजन सिर्फ एक होता है, और जब हम देयरफॉर लगाएं और उस चीज को कंप्लीट करने की कोशिश करें तब हमें पता चलता है कि ये कंक्लूजन है। इन्फ्रेंसेस तो बहुत सारे हो सकते हैं, तो अगर मैं यहाँ पर देयरफॉर लगा दूं, देयरफॉर द PRI हैज वन मोस्ट ऑफ द इलेक्शंस हेल्ड इन मेक्सिको इन द लास्ट 100 ईयर्स, स्टेटमेंट के बाद,
जो पिछला स्टेटमेंट दिया था वहां पे यहाँ पे देयरफॉर लगाऊं, उसको ऐड कर दूं स्टेटमेंट को अपने पीछे वाले स्टेटमेंट में, तो क्या वो कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है आपको? क्या वो कोई इंडक्शन प्रूव होता हुआ दिख रहा है आपको? जी नहीं। हाँ, एज एन इन्फरेंस इट इज अ करेक्ट इन्फरेंस, बट एज अ कंक्लूजन इट इज नॉट। ठीक है, अगर हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम जानते हैं कि ये क्लियर इन्फरेंस है, पर ये कोई कंक्लूजन नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसको मैं एज अ कंक्लूजन तो रिजेक्ट कर सकता हूं, ये मेरे अपने रीजंस हैं जो मैं दे रहा हूं आपको। चलिए 2 देखते हैं। द PRI विल नो लॉन्गर रिमेन द राइनिंग पार्टी इन मेक्सिको पोस्ट जुलाई। काफी हद तक अगर मैं यहाँ पे देयरफॉर लगाऊं, देयरफॉर द PRI विल नो लॉन्गर रिमेन द रेनिंग पार्टी इन द मेक्सिको पोस्ट जुलाई, और रीजंस क्या दूं कि वो हजारों लगभग 100 साल से लगभग वहां की एक रूलिंग पार्टी डोमिनेटेड रही है, पर अब वो एक रिस्क में है, इसीलिए मैं ये कह सकता हूं कि PRI अब एक रनिंग पार्टी नहीं रहेगी आने वाले समय में। क्या मैं ये कह सकता हूं? अगर अपने पुराने स्टेटमेंट को कंसिडर करें और यहाँ देयरफॉर लगा दें और उसको कंप्लीट करने की कोशिश करें तो कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है मेरा आर्ग्यूमेंट। काफी हाईली इंडक्टिव आंसर होगा, ये अच्छा कंक्लूजन हो सकता है। ये वो कंक्लूजन हो सकता है जिसको मेरे सारे प्रीमाइसेस सपोर्ट करते हुए अब दिख रहे हैं। बिल्कुल क्लियर वो थंब है और उसके चारों तरफ उंगलियां मुट्ठी बनाती हुई दिख रही हैं आपको। आई होप ये चीज एज अ कंक्लूजन फॉलो होती हुई दिखेगी। एब्डक्टिव है जरूर, इसके चांसेस हैं, इसके एक इंडक्टिव होने के चांसेस हैं। काफी हद तक ये एक सही आंसर होगा, क्यों? क्योंकि वो रिस्क में है, तो ऐसा कुछ कारण रहे होंगे जिसकी वजह से वो रिस्क में रहा हो। चलिए तीसरा स्टेटमेंट क्या कहता है वो देखते हैं। द लीडर्स ऑफ PRI सीम टू हैव अर्ड द सेंटिमेंट्स ऑफ द कॉमन पीपल इन मेक्सिको। अब अगर कोई पार्टी रिस्क में है, इलेक्शन हारने के रिस्क में है, तो जरूर उसने कुछ ऐसे गलत कदम उठाए होंगे, कुछ ऐसे करप्शन या इस तरीके की बातें सामने आई होंगी जिसकी वजह से जो कॉमन पीपल हैं उनके सेंटिमेंट्स हर्ट हुए होंगे। ये वन ऑफ द पॉसिबल, बहुत ही प्लॉसिबल, मैं पॉसिबल और प्लॉसिबल दोनों बोलूंगा, प्लॉसिबल रीजन होगा जिसकी वजह से एक वो रिस्क फैक्टर पे आई है। क्या पता वहां लीडरशिप का इशू हुआ हो, वहां पर एक प्रॉपर फेस ना हो, या डिसइंटीग्रेट हो गई हो पार्टी, या आपसी मतभेद हुए हो, बहुत सारे रीजंस और भी हो सकते हैं। तो क्या एक प्रॉपर कंक्लूजन फॉलो होता है? जी नहीं, एक ऐसा इन्फ्रेंस हम इसको भी ले सकते हैं। ये भी एक क्लियर इन्फ्रेंस की तरह दिखेगा हमें, मिनी कंक्लूजन की तरह दिखेगा। 1 भी हमें मिनी कंक्लूजन की तरह दिखा, बट 2 तो एक प्योर कंक्लूजन है। यहां पर 3 में अगर मैं देयरफॉर लगाऊं, देयरफॉर द लीडर्स ऑफ PRI सीम टू हैव अर्थ द सेंटिमेंट्स ऑफ द कॉमन पीपल, तो ये कंप्लीट होता हुआ नहीं दिखता है मुझे आर्ग्यूमेंट, जब मैं देयरफॉर लगाऊं और इसको ऐड कर दूं अपने मेन स्टेटमेंट में। तो काफी हद तक ये भी एक इन्फ्रेंस है, तो मैं इसको एज अ कंक्लूजन तो नहीं फॉलो करता देख सकता हूं। ये मेरे अपने सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से मैं आपको बता रहा हूं, अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स की मदद से मैं आपको ये बात बता रहा हूं कि काफी ट्रिक करने वाला क्वेश्चन है ये, काफी एम्बिगुअस भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, क्योंकि सब कुछ सही होता हुआ दिख रहा था। क्योंकि ये क्लियर इन्फ्रेंस कंक्लूजन के साथ रखे गए तो काफी कंफ्यूजन हो सकता है। अब यहां पर जो कंक्लूजन्स जब आप लिख देते हो तो ऐसे ही आपके माइंड में क्लिक होता है कि क्या एक से ज्यादा कंक्लूजन भी हो सकते हैं? ऑब्वियस बात है, वो इन्फ्रेंस की श्रेणी में जाएंगे, ये तो हमें दिख रहा है क्लियर। 1 और 3 हमें क्लियर इन्फ्रेंस की श्रेणी में जाते हुए दिख रहे थे, और 2 बहुत ही क्लियर हमें कंक्लूजन के रूप में दिख रहा था। मेरे हिसाब से इसका आंसर अगर मैं यहाँ पे देखूं ऑप्शंस में, तो यहाँ पर दिखा है ऑप्शन ए ओनली 1 फॉलोज, ऑप्शन बी ओनली 2 फॉलोज। मेरे हिसाब से ऑप्शन बी बिल्कुल क्लियर मुझे दिख चुका था। बोथ 1 and 2, बोथ 2 and 3 एंड बोथ 1 and 3, यानी कि ये कंफ्यूज अगर आप हो भी रहे हो कि तीनों हो सकते हैं, तो ये तो कंफर्म है कि 2 ही होंगे। तो 1 और 3 तो क्लियर इन्फरेंस है, तो हम रिजेक्ट कर सकते हैं एज अ कंक्लूजन। तो और हमारे पास क्लियर आंसर दिख भी रहा है हमें। तो मेरे हिसाब से इसकी एक्सप्लेनेशन अगर आपको चाहिए तो ये रही आपकी स्क्रीन पे, इसको आप पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और फिर अगर आप मुझे चैलेंज करना चाहें तो आप कर सकते हैं, मोस्टली इन्वाइटेड हैं आप। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। बहुत ही सिंपल कॉज इफेक्ट का क्वेश्चन है। In each of the following question, 2 statements are given. They may either be independent causes, independent effects, or bear a cause-effect relationship that is unique to each other. Read both the statements carefully and mark accordingly. ठीक है, अब हमें यहाँ 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, हमें देखना है कि क्या वो एक दूसरे के कॉज इफेक्ट्स हैं, या इंडिपेंडेंट इफेक्ट्स हैं, या इंडिपेंडेंट कॉजेज हैं। तो पहला स्टेटमेंट देख लेते हैं। कोची गॉट्स इट्स न्यू ट्रैफिक लाइट सिस्टम which was specially designed to cope with the increasing traffic problems and roadblocks. यहाँ पर नए ट्रैफिक लाइट सिस्टम की बात हुई है, ट्रैफिक प्रॉब्लम और रोड ब्लॉक्स की बात हुई है, ठीक है, ताकि वहाँ पर दिक्कत ना हो। अगर आपका बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम लग रहा है तो आपको ट्रैफिक लाइट सिस्टम को अच्छा करना होगा, एफिशिएंट बनाना होगा। नया एक ट्रैफिक लाइट सिस्टम दिया है वहाँ पर उन्होंने, ताकि रोड्स ब्लॉक ना हो, ट्रैफिक कंजेस्ट ना हो। ये तो समझ में आ गया कि कुछ हद तक एक काफ़ी हद तक एक ये इफेक्ट महसूस होता है, और उसका कारण भी दिया गया है कि ट्रैफिक की प्रॉब्लम है और रोड ब्लॉक्स हो रहे हैं, इसकी वजह से एक नया ट्रैफिक सिस्टम वहाँ डाला गया है। अपने आप में एक इफेक्ट दिख रहा है किसी चीज़ का, एक कॉज का। चलिए 2 देखते हैं।
द नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट्स इन कोची हैज़ कम डाउन इन दी पास्ट 2 months। अब लास्ट 2 महीने में 2 महीने के अंदर आप देखोगे कि तो कोची के अंदर रोड एक्सीडेंट्स कम हो गए हैं। क्या पहला जो रीज़न दिया गया है वो इस चीज़ को जस्टिफाई करता है? क्या वो इफेक्ट इसको जस्टिफाई करता है? दूसरे में भी हमें एक इफेक्ट दिखा है, क्या दोनों रिलेटेड हैं? देखिए, ट्रैफिक लाइट सिस्टम इज स्ट्रेट अवे रिलेटेड टू दी ट्रैफिक प्रॉब्लम्स, बट रोड एक्सीडेंट सेफ्टी इज अनदर थिंग, बिल्कुल ही अलग वो एक क्राइटेरिया है। रोड एक्सीडेंट्स तो कैसे भी हो सकते हैं, ट्रैफिक लाइट सही हो या ना भी हो, रोड एक्सीडेंट्स तो रोड सेफ्टी पे अगर आप ध्यान दोगे तो रोड एक्सीडेंट्स कम होंगे। यहाँ पर आप अपने साइंस प्रॉपर दिखाओगे, प्रॉपर लोगों को स्पीड लिमिट दिखाओगे, पार्किंग जोन्स अलग से बनाओगे, या लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आप उनको प्रेरित करोगे कि सब अपना ड्राइविंग लाइसेंस रखें अपने साथ और प्रॉपर ड्राइविंग सीखें। इस तरीके की चीज़ें करने से, रोड सेफ्टी के बारे में जागरूकता फैलाने से रोड एक्सीडेंट्स कम होंगे। लेकिन ट्रैफिक लाइट सिस्टम को ठीक कर देने से क्या रोड एक्सीडेंट्स कम ज़्यादा होते हैं? जी नहीं, उससे तो ट्रैफिक प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं। दोनों ही इफेक्ट्स हैं और दोनों ही अलग अलग कारणों के इफेक्ट दिख रहे हैं, बिल्कुल क्लियर दिखते हैं। बहुत ही सिंपल आंसर हो जाएगा अगर ये ऐसा कुछ है तो। इसमें से किसको सिलेक्ट करोगे? ऑप्शन ए दिया है स्टेटमेंट 1 इज द कॉज एंड स्टेटमेंट 2 इज इट इफेक्ट। जी नहीं। स्टेटमेंट बी, ऑप्शन बी में दिया है स्टेटमेंट 2 इज द कॉज एंड स्टेटमेंट 1 इज इट्स इफेक्ट। जी नहीं, मैं इन दोनों को ही रिजेक्ट करूंगा क्योंकि मुझे दोनों ही इफेक्ट्स दिखे, वो भी इंडिपेंडेंट कॉजेज के। तो यहाँ पर सी में लिखा है बोथ स्टेटमेंट्स 1 and 2 आर इंडिपेंडेंट कॉजेज, इसको भी रिजेक्ट कर सकता हूं मैं। और ऑप्शन डी कहता है बोथ दी स्टेटमेंट्स आर इफेक्ट्स ऑफ इंडिपेंडेंट कॉजेज। मेरे हिसाब से एकदम क्लियर आंसर होगा, इसको मैंने एक्सप्लेन भी किया है। इसका अगर आपको रीजन चाहिए तो ये रहा आपके सामने, बहुत ही सिंपल सा रीजन होगा कि दोनों ही आपस में रिलेटेड नहीं है। ठीक है, यहां से क्लियर करेंगे और क्वेश्चन नंबर 3 पे बढ़ेंगे। इसका भी डायरेक्शन पहले पढ़ेंगे हम। इन द क्वेश्चन गिवन बिलो वन स्टेटमेंट इज फॉलोड बाय 3 assumptions। यहाँ 3 assumptions वाला क्वेश्चन है। रीड दी स्टेटमेंट्स केयरफुली एंड डिसाइड विच ऑफ द गिवन assumptions आर इम्प्लिसिट इन दी स्टेटमेंट। अब हमको यहाँ पे कुछ नहीं, हमें सिर्फ यहाँ पर assumptions देखने हैं। तो पहला स्टेटमेंट देखते हैं बहुत तेजी से। Overwhelmed with grief and anger, families have been returning to what is left of their homes in the old city of Mosul following its liberation from ISIS, the terrorist organization। बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे दी आपने यहाँ पर आपने क्लियरली बताया है कि फैमिलीज जिनको बहुत दुख है, बहुत गुस्सा है उनके अंदर, दे आर रिटर्निंग टू व्हाट इज लेफ्ट ऑफ देयर होम्स। जब आप बोलते हो लेफ्ट ऑफ देयर होम्स, इसका मतलब कि वहां पर उनके घर बिल्कुल तोड़े जा चुके हैं, काफी डिस्ट्रॉय हो चुकी होगी सिटी, ओल्ड सिटी ऑफ मैसूल। ये तो महसूस हो चुका है हमें। अब क्या हुआ है, क्यों वो वापस आ रहे हैं? क्योंकि ISIS से वहां पर लिबरेशन मिल चुका है उनको। ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो उनको उस सिटी पे कब्जा कर चुकी थी और वहां से लोगों को भगा दिया गया होगा और काफी स्ट्रगल हुआ होगा, वॉर हुआ होगा, जिसके बाद वहां पर जो है डिस्ट्रॉयड करने के बाद वहां पर उनको जब हार मिली होगी तो ISIS से वहां लिबरेशन मिला है उनको। और फिर जब लोग वहां वापस आए होंगे तो उनके अंदर गुस्सा और एंगर देखने को मिलेगा आपको। चलिए देखते हैं क्या एजम्पशंस मान के इस स्टेटमेंट को दिया गया, क्या क्या वो स्टेटमेंट्स हो सकते हैं जो इसके कारण हो सकते हैं, जो प्री कंडीशन थी जिसके बेसिस पे हमने ये आर्गुमेंट फॉर्म किया होगा। द टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ISIS डिस्ट्रॉयड द ओल्ड सिटी ऑफ मोसूल बिफोर लिविंग द सिटी। क्या ये एज्यूम कर लें हम और फिर अपना आर्ग्यूमेंट बनाएं? जी नहीं, हमारे पास बहुत अच्छा एविडेंस नहीं है इस बात का कि ISIS ने डिस्ट्रॉय किया होगा। हाँ, ये हम कह सकते हैं कि जब युद्ध हुआ होगा तो उस दौरान दोनों तरफ से गोलीबारी या बम धमाके हुए होंगे जिसकी वजह से डिस्ट्रॉय हो गई होगी ओल्ड सिटी ऑफ मोसूल, और उस स्ट्रगल के कारण ही ISIS को वहाँ से जब उनको हार मिली तो वो वहाँ से चले गए और इसीलिए ओल्ड सिटी ऑफ मोसूल बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गई होगी। तो काफ़ी हद तक जब हम बोलते हैं लेफ्ट ऑफ देयर होम्स, तो उसके पीछे क्या एजम्पशंस हो सकते हैं? बहुत सारे एजम्पशंस हो सकते हैं कि कैसे ये कारण हो सकता है जिसकी वजह से ये सिटी डिस्ट्रॉय हुई है, लेकिन ये एक अच्छा एजम्पशन नहीं हो सकता। चलिए देखते हैं। मोस्ट ऑफ द रेसिडेंट्स ऑफ मोसूल हैड लेफ्ट बीन ड्रिवन अवे व्हेन ISIS टुक ओवर देयर सिटी। जब हम ये बोलते हैं कि ISIS, यहाँ पर दो चीज़ें बताई गई हैं, मोसूल से या तो वो छोड़ के चले गए या फिर वो बीन ड्रिवन अवे हो गए। दो कारण बताए गए हैं कि ISIS ने या तो जब कब्जा किया होगा मोसूल के ऊपर तो वहाँ के रेसिडेंट्स को वहाँ से भगा दिया होगा, ठीक है, या उन्होंने खुद ही वो भाग गए होंगे वहाँ से, क्योंकि ISIS काफ़ी क्रूर, एक इमोशनल सेंस से हमें पता है कि क्रूर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन रही है थ्रू आउट। बिल्कुल भी उन्होंने बरता नहीं इंसानियत के नाम पे कुछ भी लोगों को, तो वो किस तरीके से उन्होंने किया है एक्शंस वो हमने देखे हैं, तो हमें पता है। अब ये चीज़ अगर मैं मान लूँ और फिर अपना आर्ग्यूमेंट बनाऊं और वो इस प्री कंडीशन को एज्यूम कर लूं और फिर अपना आर्ग्यूमेंट बनाऊं और ये बोलूं दैट पीपल हु हैड कम बैक
टू वॉट एवर वॉज द लेफ्ट इन द मोसूल सिटी, जो कुछ बचा था मोसूल सिटी के अंदर तब वो वहाँ आए हैं, उनके अंदर गुस्सा है और उनके अंदर वो ग्रीफ है, उनके अंदर वो दुख है जब वो अपने टूटे हुए घर को देखेंगे। तो ये बहुत अच्छी वो प्री कंडीशन बताता है जिसके बेसिस पे मैं पूरा आर्ग्यूमेंट अपना बना सकता हूँ। इसको मैं टेक इट फॉर ग्रांटेड ले लूँ और अपने आर्ग्यूमेंट के बारे में बात करूँ तो बिल्कुल सही एजम्पशन होगा ये। चलिए 3 देखते हैं। नन ऑफ द रेसिडेंट्स ऑफ मोसूल सपोर्टेड ISIS विच इज़ वाई दे लेफ्ट द सिटी। अब वहाँ से ISIS का छोड़ना बहुत सारे कारण हो सकते हैं। बहुत सारे कारण ये हो सकते हैं कि वहाँ युद्ध हुआ हो, उसकी वजह से वो वहाँ छोड़ के भाग गए हो। और ये बात बोल देना कि रेसिडेंट्स उनको सपोर्ट नहीं करते थे इसीलिए वो छोड़ के चले गए सिटी को, तो ये बात थोड़ी सी वेवर्ड है और ऑकवर्ड है। इसका कोई एविडेंस नहीं है मेरे पास, इसको मैं बैकअप में नहीं ले सकता हूँ, तो मैं इसको रिजेक्ट करूँगा एज एन एजम्पशन। और मेरे हिसाब से ऑप्शन 2 बिल्कुल क्लियर एजम्पशन इम्प्लिसिट होता हुआ दिख रहा है, तो मैं अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं यही करूँगा, ऑप्शन बी पे टिक कराऊंगा। और उसका रीज़न भी मैंने यहाँ दिया है। आप कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं तो प्लीज़ ज़रूर एक अच्छे रीज़न के साथ मुझे कॉन्ट्रडिक्ट करिएगा और मैं आपकी ओपिनियन का इंतज़ार करूँगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 4। In the questions given below, a statement is given followed by 3 course of action. A course of action is taken for improvement, follow up, etc. यहाँ पर बता दिया गया है, बहुत ही क्लियर कंटेंशन बता दिया है। कोर्स ऑफ एक्शन जब आप बोलते हो तो यहाँ पर या तो इम्प्रूवमेंट आप करना चाह रहे हो या फॉलो अप आप करना चाह रहे हो, इसीलिए आपने कोर्स ऑफ एक्शन बताया है। रीड दी स्टेटमेंट केयरफुली एंड गिव योर आंसर एज। अब मेरे लिए थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग था, एम्बिग्यूस था, थोड़ा ट्रिकी भी है और हो सकता है आप मेरे से बिल्कुल भी कॉन्ट्रडिक्ट करेंगे इस आंसर के लिए, इस क्वेश्चन के लिए। अगर एग्जाम में इस तरीके का सवाल आए तो प्लीज़ इस तरीके के क्वेश्चंस को आप छोड़ भी सकते हैं, आप अपना नेगेटिव मार्किंग मत करिएगा, मैं आपसे यही कहूँगा। कुछ क्वेश्चन जिसमें एम्बिग्यूटी है तो है, आप उसको छोड़ सकते हैं क्योंकि 2 ओपिनियंस हो सकती हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या ऐसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है। बहुत कम इन्फॉर्मेशन है इसलिए गेसवर्क करना मुझे नहीं अच्छा लगता, मैं पॉइंट टू पॉइंट बेसिक्स से बिल्कुल स्टिक करके चलना पसंद करता हूँ। कॉन्सेप्ट बिल्ड हम थ्रू आउट अगर हमारा क्लियर है तभी हम सवाल की तरफ बढ़े तो ज़्यादा बेटर होगा। और इस तरीके के सवालों को जहाँ पर एम्बिग्यूटी है उसको आप छोड़ सकते हैं, नो डाउट। 5 में से 4 आप कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं, नो डाउट। चलिए चलते हैं। इंडियन हाई कमीशन इन एंटीगुआ एंड बारबुडा हैड आस्क्ड द अथॉरिटीज देयर टू स्टॉप बिलियनियर डायमंड ट्रेडर मेहुल चोकसी फ्रॉम ट्रैवलिंग अराउंड द वर्ल्ड, सोर्सेज सेड ऑन मंडे। अब यहाँ एक रिपोर्ट पेश की गई है, यहाँ पर ऑब्वियसली कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है, शायद इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को एम्बिग्यूअस मानता हूँ। अगर कोई आर्ग्यूमेंट होता तो हम पहचान लेते, पर ये तो एक आर्ग्यूमेंट मुझे महसूस ही नहीं हुआ क्योंकि इसे रिपोर्ट की तरह बता दिया गया है। क्लियरली बताया गया है कि एंटीगुआ और बरबुडा ये एक पर्टिकुलर छोटी एक कंट्री है, वहाँ के जो इंडियन हाई कमीशन है उन्होंने अथॉरिटीज़ को क्लियरली ये इंस्ट्रक्ट कर दिया है कि आप ये बिलियन डायमंड ट्रेडर है मेहुल चोकसी, इसको आप ट्रैवल नहीं करने देंगे, यानी कि एयरपोर्ट पे रोकेंगे किसी तरीके से। ये इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है, बस यहाँ कोई आर्ग्यूमेंट नहीं दिया गया है, पर अब बहुत कुछ यहाँ इमेजिन करना पड़ता है, जहाँ इमेजिन करना पड़ता है एम्बिग्यूटी बढ़ जाती है। चलिए यहाँ बोला गया है कोर्स ऑफ एक्शन, ऑल बिलियनियर डायमंड ट्रेडर्स शुड इमीडिएटली स्टॉप ट्रैवलिंग टू एंटीगुआ एंड बरमुडा फॉर द टाइम बीइंग। जितने भी बिलियन डायमंड ट्रेडर्स हैं उनको एंटीगुआ और बरमुडा नहीं जाना चाहिए। क्या ये हमारा सही आंसर होगा? जी नहीं, मुझे नहीं लगता कि एक अच्छा कोर्स ऑफ एक्शन है, क्योंकि बात सिर्फ मेहुल चोकसी को लेकर के हो रही है और इंडियन हाई कमीशन और अथॉरिटीज़ की बात हो रही है, तो मैं क्यों बाकी डायमंड ट्रेडर्स के बारे में बात करूंगा? तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि ये किसी भी तरीके से कॉन्टेक्स्ट में आता है एज अ कोर्स ऑफ एक्शन। बिल्कुल क्लियर रिजेक्शन होना चाहिए इसका। ऑप्शन 2 देखते हैं। मेहुल चोकसी शुड सीक एसाइलम इन सम अदर कंट्री टू अवॉइड बीइंग कॉट। ये एक कोर्स ऑफ एक्शन या फॉलो अप होना चाहिए फॉर मेहुल चोकसी, उसको अपना डिफेंस अपना करना है तो उसको इस तरीके से ये कोर्स ऑफ एक्शन फॉलो कर लेना चाहिए। यहाँ पे लिखा शुड सीक एसाइलम, ताकि वो बच सके, तो ये कोर्स ऑफ एक्शन उसके लिए होगा, उसके कॉन्टेक्स्ट में होगा, तो मेरे हिसाब से ये आंसर सही होना चाहिए। बट बहुत ही एम्बिग्यूअस होगा, बहुत ही वेवर्ड सा लगता है, देखने में ऑकवर्ड सा लगता है, क्योंकि ये ना कोई आर्ग्यूमेंट है और बस सिर्फ एक गेस वर्क है। चलिए ऑप्शन सी देखते हैं। द इंडियन हाई कमीशन शुड हिमसेल्फ गो एंड अरेस्ट मेहुल चोकसी। अब ये उसके लिए इंडियन हाई कमीशन के लिए एक कोर्स ऑफ एक्शन यहाँ पे सजेस्ट किया है कि उसको खुद जाके मेहुल चोकसी को अरेस्ट कर लेना चाहिए। काफ़ी हद तक उसके लिए ये फॉलो अप होता हुआ दिखेगा, तो बहुत ही ज़्यादा गेस वर्क होगा। यहाँ पे 2 और 3 फॉलो हो दिखते हैं कोर्स ऑफ एक्शन की तरीके से दोनों के कॉन्टेक्स्ट में, तो आप इस आंसर को सिलेक्ट करेंगे। मेरे हिसाब से ये तुक्का मारने वाली बात होगी कि दोनों ही आंसर बोथ 2 और 3 फॉलो होंगे, सी नहीं होगा। डी इसका आंसर हो सकता है, होना भी चाहिए, बट बहुत से लोग हो सकता है ई पे भी टिक करें, नन ऑफ देम फॉलो पे भी, तो इसलिए ये एम्बिग्यूअस है। मेरे हिसाब से इस तरीके के सवालों को छोड़ देना चाहिए जहाँ पर कोई आर्ग्यूमेंट ही ना दिखे आपको। मैंने भी इसको एक्सप्लेन अपने वर्ड्स में करने की कोशिश की है।
चलिए बढ़ते हैं आज लास्ट क्वेश्चन की तरफ, आज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ। A statement is given followed by two statement inferences numbered 1 and 2. Consider the statement to be true even if it has variance with commonly known facts. You have to decide which of the inferences if any follow from the given statement. बिल्कुल क्लियर इन्फ्रेंस का क्वेश्चन है, दो इन्फ्रेंसेस फॉलो अप होंगे स्टेटमेंट के बाद, वो हमें देखने हैं। चलिए देखते हैं। कंक्लूजन नहीं पूछा है, यहाँ पे इन्फ्रेंस पूछा है। Sea level rise driven by climate change is said to pose an existential crisis to many US coastal communities, with new research finding that has as many as 311,000 homes, यानी कि लगभग 3,11,000 घर जो कि हैं वो फेस कर रहे हैं फ्लडिंग के लिए, फेस बीइंग फ्लडेड एवरी 2 weeks विद इन दी नेक्स्ट 30 years। लगभग अगले 30 साल में यह लगभग 2 हफ्ते के लिए डूब जाएंगे पानी में, अगर हमारी ये जो क्लाइमेट चेंज, जो सी लेवल बढ़ने की वजह से, जो क्लाइमेट चेंज की वजह से सी लेवल राइज बढ़ा है, ये दिख रहा है हमें कॉज इफेक्ट, और उसकी वजह से ये क्राइसिस क्रिएट हो रही है यूएस कोस्टल कम्युनिटीज़ के लिए। जो भी कोस्टल सिटीज़ हैं वहाँ पर पानी का जब लेवल बढ़ेगा तो लगभग 3,11,000 घर ऐसे होंगे जो 2 हफ्ते के लिए पानी में डूब जाएंगे लगभग, ठीक है, लगभग नेक्स्ट 30 years के लिए। तो एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दे दी है, बहुत ही क्लियर कंटेंशन दिखा हमें यहाँ पे। चलिए देखते हैं क्या क्या इन्फर होता हुआ दिखेगा हमें यहाँ पे। पहला इन्फरेंस देखते हैं जो पूछा गया है। This research report will potentially inflict a huge financial and emotional toll on all those Americans who live in the properties at risk of having their basements, backyards and garages. अब वो जितने भी अमेरिकन्स जो वहाँ पर रह रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर एक क्रिएट किया है, तो उनके लिए बहुत बड़ा लॉस होगा क्योंकि उन्होंने वहाँ इन्वेस्ट किया होगा, फाइनेंशियली उन्होंने अपना पैसा वहाँ लगाया है, इमोशनली भी वो सब घर से अटैच्ड होंगे जहाँ वो रह रहे हैं। लेकिन जब उनको ये पता चलेगा कि ये डूब सकता है, पानी यहाँ पे आ जाएगा, तो उनके लिए काफ़ी बड़ा एक रिस्क क्रिएट हो जाएगा। उनके बेसमेंट्स पानी में चले जाएंगे, उनके बैकयार्ड्स, उनके गराजेस। तो ये काफ़ी हद तक क्लियर इन्फ्रेंस से दिख रहा है, फॉलोअप होता हुआ दिख रहा है। चलिए देखते हैं सेकेंड स्टेटमेंट। ग्रीन हाउस गैस इमिशंस द मेन कॉज ऑफ राइजिंग सी लेवल्स नीड टू सीवियरली कर्टेल्ड विथ इमीडिएट इफेक्ट। जब आप बोलते हो नीड टू सीवियरली कर्टेल्ड विथ इमीडिएट इफेक्ट, कोर्स ऑफ एक्शन काफी हद तक इको हो जाएगा। आपने कारण देने की कोशिश की कि क्यों क्लाइमेट चेंज जो है वो ग्रीन हाउस एमिशंस की वजह से बढ़ रहा है, सी लेवल राइज बढ़ रहा है, ये कारण देने की कोशिश की और उसका एक कोर्स ऑफ एक्शन भी दिया। तो मैं इसको कोर्स ऑफ एक्शन की श्रेणी में रखूंगा, पर एज एन इन्फ्रेंस नहीं निकाल पाऊंगा, तो बिल्कुल मैं इसको रिजेक्ट करूंगा। आप अगर मेरे से कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं तो प्लीज़ अपना रीज़न ज़रूर दें, अगर मुझे वो रीज़न अच्छा लगेगा तो मैं बिल्कुल अपनी गलती मानूंगा। मेरे हिसाब से ओनली वन शुड बी इन्फर्ड, और इसका आपको अगर सोल्यूशन चाहिए तो ये रहा आपकी स्क्रीन पे। इसी के साथ आज का जो सेशन है हम कंप्लीट करते हैं। लगभग 5 क्वेश्चंस हमने आज डिस्कस कर लिए। एग्जाम्स बिल्कुल ऑलमोस्ट अब सब यहाँ से पास में ही हैं। आई होप आप पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। टिल देन मेरी तरफ से जय हिंद।